नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। पूरी दुनिया की नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो कि अमेरिका दौरे पर हैं। उनकी मौजूदगी अमेरिका में लोगों को रोमांचित कर रही है। तस्वीरों में अभी आप कुछ ही देर में देखेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, भारी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद कई लोग एयरपोर्ट के बाहर, होटल के बाहर उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए खड़े थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के लोग हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे हुए थे। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी, भारत माता के नारे लग रहे थे। कोविड काल के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के क्या क्या प्लान्स हैं, आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, पर जल्दी से मैं आपको कुछ सेकंड के लिए सुनाना चाहती हूं कि किस तरीके से भारत माता की जय के नारे से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ वॉशिंगटन डीसी में। वतन से लेके वॉशिंगटन तक हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे आपने सुने, पर अभी तो फिलहाल है मोदी वॉशिंगटन में। आपसे थोड़ी देर में वो 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। इस बैठक में भारत में निवेश को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक 11 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। पीएम मोदी की रात 12:30 बजे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात होगी। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चलेगी। रात करीब 3 बजे फिर प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मुलाकात करेंगे। तो ये तो है प्रधानमंत्री का पूरा प्लान। उनके दौरे की सबसे अहम मुलाकात कल होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कल रात 8:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। मुलाकात के एजेंडे में अफगानिस्तान, आतंकवाद, ग्लोबल पार्टनरशिप, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग होगा। क्लाइमेट चेंज, कोरोना और वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। अब ये क्वाड क्या है? क्वाड में भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया मौजूद हैं। क्वाड की बैठक में चीन की चुनौती से निपटने पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्वाड की मीटिंग में अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोविड रिस्पांस, वैक्सीन सप्लाई, टेक्नोलॉजी सहयोग और क्लाइमेट क्राइसिस पर भी बात होने वाली है। इसके बाद 25 सितंबर की अगर बात करें तो तब प्रधानमंत्री यूएनजीए में संबोधन करेंगे। वहां वो कोरोना और वैक्सीनेशन, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी बोल सकते हैं। पर अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा होगा तो वो होगा आतंकवाद का, अफगानिस्तान का और तालिबान का। राजीव नयन सीनियर फेलो हैं आईडीएसए में, आकांक्षा अरोड़ा हैं फॉर्मर कैंडिडेट हैं यूएन महासचिव की। आपसे पहले पूछना चाहूंगी राजीव नयन जी, वैक्सीन मैत्री, बहुत लोग आतंकवाद पर जोर देते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पर वैक्सीन मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी इनिशिएटिव था भारत का। जिस तरीके का योगदान भारत ने किया है वैक्सीन को पूरी दुनिया में पहुंचाने में, क्या वो उसको लेवरेज करके किसी तरीके का प्रॉमिस ले सकती है दुनिया भर के देशों से आतंकवाद के मुद्दे पे? देखिए, आप सही बोल रही हैं, भारत ने वैक्सीन में एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। ये हमारा न केवल खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ, जैसे आधार पूनावाला की कंपनी जो है उसने बनाया है वैक्सीन बाहर से, ऑक्सफोर्ड जेन का कई जगह से लाकर, हमारी अपनी निजी कंपनी जैसे हैदराबाद बेस्ड थी उसने भी इसमें निर्माण किया है। साथ साथ हमने पैसा भी लगाया उसमें, जो कभी आपने कहा वैक्सीन मैत्री में, उसमें WHO के प्रोग्राम में। तो भारत काफी बढ़ चढ़कर इसमें आगे बढ़ रहा था। अब सवाल यह उठता है क्या हम इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम दे या नहीं। इस पर थोड़ी सी हम परहेज करते हैं कि हम इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी नहीं बोल के वैक्सीन मैत्री ही बोले। हम जन कल्याण, जो प्रधानमंत्री का अपना एक सोच है विश्व कल्याण के बारे में, उससे तालमेल रखता है, न कि इससे हम किसी तरह का एक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी तरह का हम फायदा उठाने जा रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि जैसे $1 का हमारे कई कंपनियों ने वैक्सीन पहले बेच रखा था, अफ्रीका जैसे अफ्रीका जो वहां का महादेश है, वहां के देशों को। तो ऐसे हम इसी रास्ते में बढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, भले हम न चाहे, लेकिन ये हमारी जिसे कहते हैं कई बार सॉफ्ट पावर, वो एक वैल्यू के रूप में नहीं है, लेकिन एक हकीकत के रूप में दुनिया को नजर आएगी और दुनिया को बताएगी कि देखिए अब हम अनुमति देने जा रहे हैं, जैसे आप समाचार पत्रों में पढ़ ही रही होंगी जी, कि हम अनुमति दे रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट अब करने के लिए अपने कंपनियों को इजाजत देंगे, क्योंकि हमारे पास अब काफी प्रोडक्शन अच्छा हो गया है, उत्पादन अच्छा हो गया है। एक समय हम द्वितीय जिसे कहते हैं कोट अनकोट द्वितीय लहर में हमारे कई लोग हताहत हुए थे, हमारे लोगों में भी उतनी उस तरह की जागरूकता नहीं थी कि वैक्सीन ले, इसलिए तो थोड़ा सा हमें रोकना पड़ा था अपने राष्ट्रीय हितों का, अपने लोगों का को वैक्सीनेट करने के लिए। लेकिन अब हम तैयार हैं और हमें प्रधानमंत्री कई तरीके से बताएंगे कि वो किस तरह से जो दुनिया का स्वास्थ्य की वो चिंता करते हैं, न केवल R&D में बल्कि यहाँ के उत्पादन में, साथ ही विभिन्न मंचों पर। देखिए, एक होता है जागरूकता, आप भले उत्पादित कर रहे हो, चाहे उसको आप निर्माण कर रहे हो, लेकिन एक सस्ते दर पर एक दुनिया को एक मुहैया कराना चाहिए, यह एक मूल्य है। इस मूल्यों को भी उन्होंने, चाहे क्वाड के मीटिंग में हो, चाहे वह G20 हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, SCO हो, हर जगह इस बात को कही गई है। तो हमें और प्रधानमंत्री के वॉशिंगटन रवाना होने से ठीक पहले भारत ने घोषणा की कि वैक्सीन मैत्री अब हम दोबारा शुरू करने वाले हैं। जिन जिन देशों को जरूरत होगी उनको भारत वैक्सीन मुहैया कराएगा। भारत ने अपनी मित्रता, अपनी मैत्री निभाई है, क्या बाकी देश भी इसको रेसिप्रोकेट करेंगे? पर एक सवाल ये भी उठता है आकांक्षा अरोड़ा जी, बहुत लोगों ने जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, अमेरिकन राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी के बीच में, जिसको कहते हैं एक तरीके की केमिस्ट्री देखी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी भी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। अब जबकि एक डेमोक्रेट सरकार है, तो क्या रिश्ते बदलते हैं? किस तरीके से बदलते हैं? अब केमिस्ट्री कैसी होगी, ना सिर्फ जो बाइडेन के साथ बल्कि डेमोक्रेट्स के साथ? आई थिंक पहली चीज ये है कि एक प्रधानमंत्री कोई भी देश का, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर काउंटर पार्ट से अच्छा बिहेव करें, भले वो डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो या कोई भी कंट्री में है। और ऐसे में मोदी जी ने बहुत अच्छा निभाया है रिश्ता ट्रंप जी के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और वो बहुत अच्छा निभाएंगे प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी। तो मैं कंपैरिजन नहीं कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी में कंपैरिजन कर रहे हैं लोग। मैं ये कहूंगी कि ये मोदी जी की लीडरशिप है कि वो हर एक के साथ कंपैटिबल है, और ये डिप्लोमेसी का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आप हर एक के साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढे और अपना रिश्ता बनाए। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट कहीं पे भी हो, हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे रहेंगे, और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग में भी यही रहेगा। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आज अभी ये हफ्ता UN जनरल असेंबली है, तो बहुत सारे मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं। ऐसे कौन से कंट्री को सारी बिग 5 कंपनीज अटेंशन दे रही हैं? इंडिया को दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी से बड़ी कंपनीज मिलना चाहती हैं, वो इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए, सारी $1 ट्रिलियन कंपनीज के लिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम ये दिखाएं कि मोदी जी की डिप्लोमेसी सिर्फ पॉलिटिकल उस पे नहीं है, बिजनेस में भी है, और बिजनेस में भी लोग उनको फेवरेबल समझते हैं कि वो मतलब बिल्कुल फेवरेबल एक्ट करेंगे इंडियंस की तरफ और कंपनीज की तरफ। बिल्कुल, ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि अभी वही मीटिंग शुरू होने वाली है और वॉशिंगटन में मेरे सहयोगी सुशांत सिन्हा भी मौजूद हैं। क्या इंडिया चाइनीज बिजनेस के सामने एक वायबल ऑल्टरनेटिव बन करके खड़ा हो सकता है? कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी में भारत को लेकर, सुशांत? पद्मजा, देखिए, एक वक्त हुआ करता था जब अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के लिहाज से करें तो जैसे आप मेरे पास ये छतरी देख रहे हैं और इसमें आपको अमेरिका का झंडा बना हुआ दिख रहा है, तो इस छतरी के नीचे दुनिया हुआ करती थी। फिर वो छतरी जो है यूं हटा दी गई और साइड फेंक दी गई, और उसके बाद चाइना, भारत और ऐसे बाजार जो हैं वो बनने शुरू हुए। और अब भारत जो है, अब भारत वो छतरी है जिसके नीचे दुनिया आना चाहती है।
तो यहाँ पर भी जब आप चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो भारतीय कम्युनिटी है, जो यहाँ पर निवेशक हैं, जो कंपनियां हैं, वो क्या चाहती हैं, उस लिहाज से अभी बस कुछ देर में इस होटल में जहाँ पर प्रधानमंत्री रुके हुए हैं, थोड़ी देर में चर्चा शुरू होनी है। और जिस तरीके की गहमा गहमी है वो ये दिखाती है कि भारत को लेकर अभी भी उत्साह उतना ही है जितना पहले था, और शायद उससे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि भारत एक बेहतर विकल्प के तौर पर निकल कर सामने आ रहा है। दुनिया की परिस्थितियाँ जो हैं वो बदली हैं, चेंज हुई हैं कोरोना काल में, तो उत्साह तो है। लेकिन आप जो एक सुबह पूछ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आप अंग्रेजी में पूछ रही थी टाइम्स नाउ में कि कितना वहां पर माहौल है इंडियन डायस्पोरा का, बारिश ने पूरा खेल खराब किया हुआ है। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर ये बारिश नहीं होती तो ये जो गाड़ियां दिख रही हैं इसकी जगह लोग भरे होते यहाँ पर। कुछ लोग आए भी थे, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है सब अपनी अपनी छतरी लेकर निकले हुए हैं, निकल जा रहे हैं, वो स्थिति है। लेकिन नजर सबकी यहीं पर है कि प्रधानमंत्री की आज मुलाकातों में क्या निकल कर आने वाला है। तो थोड़ा सा क्या मायूसी है, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग फीचर रहता था प्रधानमंत्री की जो भी फॉरेन विजिट होती थी उसमें एक डायस्पोरा इवेंट होता था। तो जिन लोगों से आप मिले, उनसे बात की, क्या थोड़ी सी मायूसी है कि इस बार प्रधानमंत्री का उस तरीके का कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने में ही एक अलग हाईलाइट होता था? हाँ पद्मजा, वो तो है, जरूर है। और जिनसे हमारी चर्चा हो रही है उन लोगों को भी ये मिस हो रहा है कि हम प्रधानमंत्री को करीब से देख पाते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का अपना अंदाज है, आपने भी देखा है, आपने भी कवर किया है, आपने भी महसूस किया है, और हमने टेलीविजन पर सब जगह देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पर भी जहां पर इतनी सिक्योरिटी होती है, ये अमेरिकी सिक्योरिटी जो है, इनको आपको एक एक चीज़ की जानकारी देनी होती है कि भाई यहाँ रुकेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। और पीएम यहाँ पर भी गाड़ी रोक कर उतर जाना, लोगों से मिलना, ढोकला खाना, उनसे पूछना केम छो, ये सब चीज़ें करना, ये सब कर लेते थे। लेकिन इस बार वो नहीं है, तो इसकी कमी जो है वो एक रंग जो होता है ना, वो थोड़ा सा मिस हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोग घरों पर बैठकर टेलीविजन पर टाइम्स नाउ न भारत और दूसरे माध्यमों से ये जरूर देख रहे होंगे कि पीएम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आज मुलाकात में क्या निकल कर आता है। तो इस पर नजर जरूर है। अच्छा, हम पत्रकारों की भी आपको बताऊं पद्मजा, पत्रकारों की भी कल बात हो रही थी कि एक जो फीलिंग रहती थी, जो मज़ा आता था कि आप लोगों से बात करते हैं, एक सेंटिमेंट निकल कर आता है, वो इस बार थोड़ा मिसिंग है। लेकिन एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम जब यहाँ खड़े होकर चर्चा करते हैं, मीडिया यहाँ पर कल जमा थी, तो कई अमेरिकन यहाँ से गुजरते थे और वो पूछते थे व्हाट इज दिस हैपनिंग, तो हम उनको बताते थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। तो उनका खुद का रिएक्शन होता था, ओह मोदी इज हियर, दैट्स ग्रेट, ही इज अ स्ट्रांग लीडर। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्सेंट है, मैं उतना नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन आप शायद मेरी जगह होती तो और बेहतर बोलती। लेकिन वो एक्सेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो लोगों का कनेक्ट है, लोगों की जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जरिए फिर भारत को लेकर, वो निकल कर आती है, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडो अमेरिकन हो या फिर कोई और हो। बिल्कुल। और एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि चीप थ्रिल्स। मेरे को याद है एक साल हम जब यूएन कवर करने गए थे तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था सुशांत, कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से कुछ उनके पत्रकार ही पूछ रहे थे कि वहां देखिए मोदी जी किस किस से जाकर के मिल रहे हैं, वो एप्पल से मिल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट से मिल रहे हैं, आप यहाँ किराना दुकान के ओनर से ही मीटिंग कर पा रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री से तो सब सीईओ आकर के मिल रहे हैं, क्या बाकी देशों से भी कोई मुलाकात कर रहा है? उसका क्या जानकारी है? जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि बाकी देशों के प्रधानमंत्री जो है वो जिन होटल्स में रुके हुए हैं, उन होटल्स के आसपास जो है वो परिंदे, जो कहते हैं ना पर नहीं मारना, इसका उल्टा है, परिंदे वहीं आकर बैठे क्योंकि वहाँ सुकून ज़्यादा है, वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं है जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको इधर आकर दिखाएं हम कि यहाँ पर अगर आए आप गोपाल, और ये तस्वीर देखिए, यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने की वजह से इस पूरे इलाके को घेर कर रखा गया। अच्छा, ये गाड़ी जो हट रही है दिखाइए, ये चूंकि बिजी रोड है और लोगों को आना जाना होता है तो रोक के रखा गया। अब ये जो आसपास के होटल्स हैं, इनमें किसी एक गाड़ी को जाना है तो उसको चेक करने के बाद एक गाड़ी घुसती है, बाकी फिर रोक देते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रधानमंत्री रुके हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री शामिल हैं, उन दोनों के होटल्स के पास ऐसी कोई, हाँ सिक्योरिटी है वो तो रहेगी, लेकिन ऐसी व्यवस्था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनको लेकर जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है।
सुशांत हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मैं वापस आपके पास आऊंगी जब वो मीटिंग में लोग आना शुरू कर देंगे। वापस आपके पास आना चाहती हूँ राजीव नयन जी। भारत में इंटरेस्ट बिजनेस को लेकर के अब ज्यादा क्यों है? इसलिए क्योंकि जो बाकी देश है उसमें पॉलिटिकल पेचीदगी है, वहां पर वायबिलिटी नहीं है, या सच में इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है? क्या वो वजह है जो आपको लगता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है? देखिए, कई फैक्टर्स है। आप सही बोले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। मोदी जी जब आए यहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली में, तो देखिए उनका प्रथम जो कार्य था वह था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, और उनसे एक एक्सपेक्टेशंस भी थी। लोग को लग रहा था, लोग अभी भी मानते हैं, अभी भी हो भी रहा है कि गुजरात भारत गुजरात बनेगा। तो वो उनकी एक प्रायोरिटी रही है, उसके लिए उन्होंने कार्य किया। जो विदेश के दौरे पे भी गए तो देखिए उसने सांस्कृतिक महत्व भी रहा है कई सारे दौरों में, और राजनीतिक भी रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहा है वह किस तरह से भारत के विकास को विश्व के साथ जोड़े। और उन्होंने एक अपनी के चैनल के एक इंटरव्यू में, अंग्रेजी के चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने पहले बोला था कि मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मैं और आप भारत और आपके कार्य के बीच में मैं नहीं आऊंगा, आपको मैं प्रोत्साहित ही करूंगा। तो ये उनका एक मिशन रहा कि भारत में जो विकास हो, तो अगर वह बाहर से हो सकती है तो हम लोग को पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी ताकत लगानी चाहिए, अंदर की जो शक्ति है उसे भी उभारना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कई कार्य किया। तो देखिए वो एक तरह से उन्होंने अपना जो ग्लोबल विजन था उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ दिया, और इसके चलते देखिए अंजाम क्या हो। अमेरिका से ही देखिए, बिल्कुल इस कोरोना काल में भी आपकी जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रहे वो बहुत ज्यादा नहीं घटी, केवल 22-24 बिलियन डॉलर्स के आसपास घटी 2000। बिल्कुल राजीव नयन जी, 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि शायद वहां पर हलचल शुरू हो गई है विलाड होटल के बाहर। सुशांत, ओवर टू यू। पद्मजा, अभी आप एक चीज पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी और उनके आने पे जो गहमा गहमी होती है। हमारे साथ विकेश और एडविन हैं जो कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है उसमें जो गाड़ियां चल रही हैं उसको पूरा देखना और उसको मैनेज करना करते हैं यहाँ पर। तो आप दोनों ज़रा बताइए, पहले तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और दूसरे हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, उनके काफिले में जो गहमा गहमी होती है और जो आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, परेशानी होती है, उसमें फ़र्क होता है क्या? बहुत फ़र्क है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तब ये बैरिकेड्स जो देख रहे हैं आप, बैरिकेड्स लगाए दिए जाते हैं, और डंप ट्रक लगाए जाते हैं ताकि कोई आतंकवादी हमला ना हो सके। दूसरे जो हेड्स ऑफ द स्टेट होते हैं उनके लिए ये प्रबंध नहीं होता, बहरहाल सिक्योरिटी काफ़ी होती है फिर भी। अच्छा, आप लोगों में भी इंटरेस्ट होता है क्या कि पीएम मोदी को के काफिले में हम भी रहने वाले हैं, घर में बताते हैं क्या? नहीं, सबको पता होता है। तो हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि एक तो हम खुद हिंदुस्तानी हैं और हम यहाँ पे हैं, और जब हमें पता लगता है कि पीएम विजिट हो रही है तो ना अगर हमारा कुछ पर्सनल भी कोई शेड्यूल होता है तो हम देखते हैं अगर उसको हम चेंज करके इस काफिले में शामिल हो सके। अच्छा, ये बताइए, पीएम मोदी के पहले जो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए उनमें भी आप शामिल रहे हैं? नहीं, मैं रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं है। तो उनका भी काफिला देखिए, यहाँ अमेरिका में सिक्योरिटी ऐसे ही मिलती है। मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, क्या पीएम मोदी को करीब से देखना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके लिए जो लोगों का एक्साइटमेंट होता है, और बाकी भारतीय प्रधानमंत्री और दूसरे देशों के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, क्या उनके लिए आपको फर्क दिखता है? बिल्कुल, बहुत फर्क है। लास्ट टाइम जब पीएम मोदी यहाँ आए थे तो उनकी वहाँ पे कैपिटल पे स्पीच भी थी, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। इस टाइम तो कोविड की वजह से कुछ लोग कम हुए हैं, और पर बाकी सब कुछ देखें, मोदी साहब की जो स्पीच होती है उनका एक रुतबा है, या बयान जब भी वो देते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़र्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं तो देखें हर पीएम को वहीं पे सिक्योरिटी तो ऐसी ही मिलती है, पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है लोगों बहुत ज़्यादा। ये मेरा तीसरा टाइम है पीएम मोदी के साथ, और हमेशा हमने देखा कि इनकी जो सिक्योरिटी है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं पर ऐसी सिक्योरिटी हमने नहीं देखी है कहीं। अच्छा, सिक्योरिटी अलग होती है, लोगों का प्यार भी अलग होता है। जी हाँ। अगर आप जब ये जाएंगे वापस तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है इस पे काफ़ी प्रदर्शन होता है, तो लोग बहुत दूर से आते हैं उन्हें वेव करने के लिए। लोग यहाँ पे खड़े होकर
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का मोटरकेट देखते जी हैं, हाँ। फोटो खींचते हैं, या उनको ये बड़ा लगता है कि हम देखें इंडिया के झंडे, इंडिया का फ्लैग जो है, सो वो देख के अमेरिका के फ्लैग के साथ, तो दे वांट टू टेक ए पिक्चर एंड वांट टू टेक देयर पिक्चर विद देम। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बतौर भारतीय यहाँ पर आप लोग जो चर्चा करते हैं पीएम मोदी को लेकर, वो कैसे होती है, क्या होती है? जब अमेरिकन से आप चर्चा करते हैं पीएम मोदी को, तो उनकी सोच क्या है पीएम मोदी को लेकर, सेंटिमेंट क्या है? जब से ये सेकंड टर्म पे आए हैं तो लोग पूछते थे कि काफ़ी ऑपोजिशन भी हुई, इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई है दूसरी चीज़ों को लेके, तो हमें पूछते हैं कि कैसा कर रहे हैं। तो मैं तो पर्सनली यही कहता है कि इकोनॉमी वाइज ही गोज़ अराउंड द वर्ल्ड, you know, talk to different heads of the state and he's doing good. और आप देखिए, इंडिया अब इस सिचुएशन पे है, इट्स इन स्ट्रॉन्ग पावर, सो दैट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ पीएम मोदी, बिकॉज दिस इज द सेकेंड टाइम विजिट फॉर पीएम मोदी। पहले ट्रंप के साथ मिले, एक्स प्राइम प्रेसिडेंट, तो अब ये आए हैं बाइडन से मिलने के लिए। तो अभी देखते हैं कोई पॉजिटिव। एक चीज़ और बताइए, यहाँ आप लोग जब यहाँ रह के इंडिया में कोविड जितना फैल रहा है उसको लेकर जो खबरें आती होंगी, देखते होंगे, यहाँ पर जो भारतीय हैं उनके बीच पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कुछ कम हुई है क्या, या बढ़ी है? दोनों तरफ है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। आई विल बी वेरी फेयर विद यू। कुछ लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट की एलैबोरेट की हुई मतलब रिपोर्ट्स हैं, कुछ कहते हैं कि वाकई काम हो रहा है। सो इट्स ऑनेस्टली डिफिकल्ट टू से, बट यस दे हैव कंटेन्ड इट वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मी। कोविड की महामारी तो अराउंड द वर्ल्ड है, ठीक है। अब इंडिया में कहते थे काफ़ी फैल गया, लेकिन अब कंट्रोल हो गया। तो अभी देखे लोग वैक्सीन लेना भी शुरू हो गए हैं। पहले तो अमेरिका में भी था, यहाँ कौन सा बेहतर संभाल रहे? देखे कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आई थी लोग वैक्सीन ले नहीं रहे थे, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये तो शुरुआत, ये देखो कहीं से भी हुई, पर अमेरिका में हाई लेवल पे हुआ और उसके बाद सब जगह सब कंट्रीज में गया। बट इंडिया वालों ने पहले कंट्रोल कर लिया था, इंडिया वालों ने सबसे पहले कंट्रोल कर लिया था। बट प्रॉब्लम वहीं पे हुई कि वैक्सीन की वजह से अब लोग वैक्सीन ले रहे हैं, सब ठीक हो रहा है। आपने वैक्सीन ली, हम लोगों ने वैक्सीन ली, हमने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, हम सेफ़ हैं। जो वैक्सीन लेगा वो सेफ रहेगा, बस। तो पद्मजा, ये बड़ा सिंपल सा संदेश है, जो वैक्सीन लेगा वो सेफ रहेगा। सुशांत, मेरे हिस्से के भी दो सवाल उनसे पूछ लीजिए। एक ये कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली? घर वालों ने बोला नहीं कि भाई सेल्फी क्यों नहीं लेकर के आए अगर मोदी जी के साथ थे? एक, और दूसरा, जब मोदी जी अचानक से रुक करके दरवाजा खोल के लोगों से मिलने लगते हैं तो उनकी दिल की धड़कन 180 से सीधे 280 पहुंचती है, उनका बीपी। देखिए, एक मिनट विकेश भाई सुनिए, हमारी एंकर हैं पद्मजा, वो ये पूछ रही हैं दो सवाल। एक तो मुझे लगता है इस बार तो आप लोगों को सेल्फी का मौका ही नहीं मिल पाएगा, पीएम के साथ सेल्फी लेने का मौका मिला है क्या? देखें, नहीं, एक बार मुझे इंडियन एम्बेसी में जब पहली बार पीएम आए, पहली बार सुषमा स्वराज जी के साथ आए थे पहली बार, तब मेरे पास एक मौका था, मैं इंडियन एम्बेसी में ही था उस टाइम पे, हमारा वहाँ पे ही मोटरकेट चल रहा था इनका, जब तो तब उन्होंने मुझे हेलो हाय जरूर कहा, पर सेल्फी लेने का मौका नहीं मिला। तो अगर मौका मिलेगा तो हम सेल्फी ले लेंगे उनके साथ। मैं इस पर यह कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है पीएम के बाद जो आपके अजीत डोवल हैं, मैं उनको चला रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट अजीत डोवल, उनके साथ तो मैं लूंगा ही सेल्फी अजीत डोवल के साथ, बट आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट अगर पीएम के साथ भी हो सके उसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको अजीत डोवल साहब की गाड़ी थोड़ी सी ऐसे हिलाकर चलानी है, उसके बाद उन पर दबाव खुद बन जाएगा। आपने पूछना है कि मैं गाड़ी सीधी चलाऊं, आप सेल्फी दिलाते हो या नहीं दिलाते हो? सारे हम्बल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैं, और जयशंकर को भी हमने ड्राइव किया हुआ है, तो ही वाज आल्सो नाइस पर्सन। सो देखे, हमें एक इच्छा जरूर होती है, पर हम उसको ऐसे नहीं है कि जाहिर करें कि भाई हमें आपसे सेल्फी लेनी है। हमें पता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे मिल लेते हैं, इतनी हमारे लिए बड़ी बात है। जी हाँ। एक और चीज़ जो वो पूछ रही हैं कि जब प्रधानमंत्री कहीं बीच में रुककर और गाड़ी से उतर जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, तो जो पूरा कारवां है और जो सिक्योरिटी है उसके दिल की धड़कन कितनी बढ़ जाती है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त, सिचुएशन को क्या होगा नहीं पता, तो क्या कितना टेंशन बढ़ जाता है? देखिए, मैं आज तक मेरा ख्याल
अंदाजन मैं 10 मोटरकेड में काम कर चुका हूँ। प्रेसिडेंट ओबामा भी एक बार मोटरकेड में थे यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे भी कुछ लोकल मूवमेंट हो रही थी तो भी काम किया। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारवां रुक जाता है, सारी सिक्योरिटी इतनी होती है कि सेफ्टी इतनी होती है, कोई उसमें लोग भी कोई घबराते नहीं है, क्योंकि कुछ होने के चांसेस नहीं होते हैं। हम खुद सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी उनके लिए है वो हमारे लिए भी है, क्योंकि हम उन्हें ड्राइव कर रहे हैं। तो बेसिकली वी आर ऑल प्रोटेक्टेड बाय दैट। पद्मजा, सेल्फी का मौका इस बार नहीं है, वो साफ है। विकेश भाई तो बता रहे हैं कि वो जिनको मोदी जी ने उनको हाय हेलो कर दिया था, और अब देखिए कहाँ से, मैं भी सोच रहा हूँ इनको हाय हेलो कर दूँ, उसके बाद आपका करियर का ग्राफ ऊपर जाता है। तो ये भी है, लेकिन हाँ सिक्योर तो पीएम के साथ हैं आप, तो महसूस करते हैं। और पीएम का कारवां जो है वो इतना टाइट सिक्योरिटी होती है, वो कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं होती, पीएम उतर भी जाए अगर लोगों से मिलने तो दिक्कत नहीं है। देखिए निकेश जी बेहद संतोषी आदमी है, उन्होंने कहा कि चलो सेल्फी नहीं तो हाय हेलो ही सही। सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, ये तस्वीरें हम आप ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीईओज के साथ मीटिंग है। जैसे कि आपने सुना था, हमारे जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिनको फॉर्च्यून 500 कंपनीज कहते हैं, उनके सीईओज भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस है। भले से ही वो मैन्युफैक्चरिंग हो, भले से ही वो रिटेलिंग हो, भारत में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, वहां पर अपनी फैक्ट्रियां डालना चाहता है, वहां पर अपना पैसा डालना चाहता है। तो इसी वजह से कई बहुत जरूरी रक्षा सौदे भी भारतीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं अपनी अमेरिका ट्रिप में। बहुत सारे बड़े बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिल रहे हैं। वहां आप देख सकते हैं कि करीब 10 कंपनियों के जो हेड हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। अभी फिलहाल जो उनकी मुलाकात चल रही है वो क्वालकॉम के चीफ के साथ है। सुशांत, और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनसे आज मुलाकात होगी? जो 6 बड़ी कंपनियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं पद्मजा, एक क्वालकॉम के सीईओ के साथ जैसा आप बता रही कि मीटिंग चल रही है, दूसरा एडोब है जिनके सीईओ के साथ मीटिंग होनी है, तीसरा जो जनरल एटॉमिक्स है उनके सीईओ के साथ है, जिनको लेकर डिफेंस में उनका बड़ा योगदान है, तो वो कंपनी भारत में कैसे निवेश कर सकती है इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही जो 2-3 और कंपनियां हैं उसमें फर्स्ट सोलर एक कंपनी है, और प्रधानमंत्री का जो विजन है सोलर ऊर्जा को लेकर, उसको लेकर वो चीज़ें होंगी। पीछे गाड़ी है तो वो ध्यान रखना होगा। हमारे कैमरा पर्सन जो है वो भावनाओं में बहकर गाड़ी के सामने आ रहे थे, तो उनको भी थोड़ा रोकना ज़रूरी है। तो ये आज मुलाकातें, और अभी पद्मजा अंदर ये मुलाकातें चल रही हैं, आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। हम यहाँ नज़र रखेंगे कि अगर वो सीईओज निकलते हैं तो गहमा गहमी अगर कुछ होती है, कुछ अगर उनसे बात करने का मौका मिलता है, जिसकी उम्मीद दिलचस्प बात बताना चाहेंगे। लेकिन ये मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, एक और दिलचस्प बात बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आज देर रात, इंडिया टाइम के हिसाब से देर रात, एक भारतीय मूल की जो पहली उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, कमला हैरिस, उनसे मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। उससे पहले जो आज सीईओ से मुलाकात है उनमें भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं सुशांत, जैसे कि अडोबी के जो चेयरपर्सन हैं वो भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, शांतनु नारायण, विवेक लाल की बात कर लें तो एक तरीके से जो इंडिया की सॉफ्ट पावर ना सिर्फ हमारे डायस्पोरा जो कि आते हैं प्रधानमंत्री के फंक्शंस में उसमें दिखती है, पर जो कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हेड में, यहां तक कि खुद जो उपराष्ट्रपति हैं अब वो भी भारतीय मूल के हैं। तो एक ये भी बहुत कुछ बदला है पिछले कुछ सालों में, जिसको कहते हैं भारतीय प्रेजेंस बहुत पुख्ता हुआ है। पद्मजा, उसके तो एक बड़ा उदाहरण आपने अभी जस्ट देखा कि विकेश हो, एडविन हो, ये भी भारतीय हैं, और ये भी प्रधानमंत्री का जो पूरा काफिला है उसमें शामिल हैं। सिक्योरिटी में भारतीय शामिल हैं। एडोबी के से लेकर, और आप दूसरी क्वालकॉम की बात कर लें या दूसरी कंपनियों की बात कर लें, हर जगह भारतीय हैं। अमेरिका में सिलिकॉन वैली चले जाइए, वहाँ भारतीय हैं। मतलब भारतीयों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, ये स्थिति स्पष्ट है। प्रधानमंत्री बस ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि भारत के बिना भी दुनिया नहीं चल सकती।
सिर्फ भारतीयों नहीं बल्कि भारत के बिना भी दुनिया नहीं चल सकती। और ये तस्वीर बदल रही है बहुत बड़े स्तर पर, लोगों को ये महसूस हो रहा है कि भारत वो जगह है। और आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग का सुधरना, जो प्रधानमंत्री आते हैं। पद्मजा आप देखिए, हम लोग जब बात करते हैं अमूमन जो विपक्ष है वो ये कहता है प्रधानमंत्री यहाँ या कहीं और जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारत में ये हो गया है, ये हो गया है, ये बदल गया है, और उसको फिर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री वहां जाकर अपने काम को बेच रहे होते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। पर उसको देखने का विजन सही यही है कि प्रधानमंत्री दरअसल दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो भारत नहीं है, वो पुराना भारत नहीं है जहां आने के पहले आप 10 बार सोचते थे। आपका कोई सहयोगी सलाह देता था कि लेट्स इन्वेस्ट इन इंडिया, और आप कहते थे इंडिया आर यू श्योर, कितने दिक्कतें आएंगी, कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या होगा। वो माहौल बदला है। तो प्रधानमंत्री जब काम बताते हैं, चीजें बदली हैं ये बताते हैं, तो वो अपने लिए नहीं बताते बल्कि वो देश के लिए बताते हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि भारत आइए, भारत दुनिया के किसी भी मुल्क से पीछे नहीं, साथ ही भारत दुनिया के कई मुल्कों से बहुत बेहतर है जहां आपको निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें हम एटॉमिक कंपनी की बात करें, उसमें मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम अभी सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, 5 अलग अलग सीईओ हैं, बड़े नाम हैं, बड़ी कंपनियों के चीफ्स हैं, अलग अलग फील्ड्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात है, कहीं आईटी की बात है। आज एक और बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट हुआ है, मेरे साथ बने रहिए सुशांत, क्योंकि एक और ज़रूरी डेवलपमेंट, एक तरफ आप दिखाइए विंडो में कि जो मीटिंग चल रही है, और दूसरी तरफ आज उड़ी में, जम्मू कश्मीर के उड़ी इलाके में, जब प्रधानमंत्री उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे हम ड्रोन खरीदने की डील कर सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, दूसरी तरफ लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि वो इन्फिल्ट्रेशन किसी भी तरीके से करे। आज ऐसी ही एक कोशिश को नाकाम किया है भारतीय सेना ने। आपको याद होगा पहली बार ऐसा अलर्ट आया था 18 और 19 सितंबर की रात को, उन दोनों दिनों के बीच की जो रात थी, उस दिन पहला अलर्ट आया था कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत 4 दिनों तक कोम्बिंग ऑपरेशन किया गया और आज 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया और भारी मात्रा में असलहा, हथियार मिले हैं। क्या क्या हथियार बरामद किए गए हैं? 3 आतंकवादियों को मारा गया है, ये आप देख सकते हैं। 35,000 करेंसी मिली है। ये ना सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी थी पर भारतीय करेंसी भी थी। 5 AK-47 राइफल, 70 से 80 ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसको UBGL कहते हैं, वहां आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, UBGL थी, ग्रेनेड थे, पिस्टल थी। ये पिस्टल बहुत दिलचस्प है क्योंकि हाल फिलहाल में जब भी घाटी में कोई जानलेवा हमला हुआ है, आपने देखा होगा कि क्लोज रेंज से आकर के पॉइंट ब्लैंक मारने, क्योंकि ये पिस्टल जो है, अब जो घाटी में आतंकवादी हैं, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अपने होम ग्रोन आतंकवादियों को छोटी छोटी पिस्टल दी जाए, क्योंकि ये फिरन में आसानी से छुपाया जा सकता है, इसको जैकेट में आप छुपा करके जा सकते हैं, और क्लोज रेंज पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर ये पिस्टल के जरिए हमला किया जाता है। तो इसीलिए भारी मात्रा में पिस्टल भी लाने की कोशिश की जा रही थी। राइफल लाई गई, ग्रेनेड लाए गए, डेबिट क्रेडिट कार्ड। तो आप सोच सकते हैं किस तैयारी से इन आतंकवादियों को भेजा जा रहा था। जो सूत्रों से हमने बात की है वो ये बता रहे हैं कि इनका मकसद ना सिर्फ इन हथियारों को जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों तक पहुंचाना था, पर यह भी था कि अगर कोई एनकाउंटर हो तो काफी वक्त तक चले। तो उनके साथ खाने पीने की सामग्री भी मौजूद थी, चॉकलेट थे, बिस्किट थे, सिगरेट के पैकेट थे। ये सब चीजें आज भारी मात्रा में बरामद की गई हैं। एक और बहुत जरूरी चीज, क्योंकि अभी तो बात हो रही है ट्रेड की, दूसरा बड़ा मुद्दा होगा सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी में सबसे प्रमुख होंगे 2 चीजें, जो अफगानिस्तान में हो रहा है और जो पाकिस्तान में हो रहा है। क्योंकि इस पूरे सिचुएशन का अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो है पाकिस्तान। सुशांत, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, किस लेवल पर और किन किन देशों के नेताओं से आतंकवाद के मुद्दे पर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? अच्छा, आ जाए। पद्मजा, मुझे लगता है कि आतंकवाद को लेकर जो चर्चा होनी है
उसमें एक प्रमुख स्थान UNGA रहने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री के संबोधन में जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आतंकवाद का जिक्र होना ही होना है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो पूरा माहौल वहां पर बना हुआ है और रेडिकलाइजेशन जिसका जिक्र प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं, वो चीज़ें निकलकर और उठकर सामने आएंगी। साथ ही प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे, वहां पर यह चर्चा होनी है कि जो हालात बने हुए अफगानिस्तान के अंदर। और पद्मजा, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, जब मैं अभी आपके साथ टाइम्स नाउ पर भी चर्चा कर रहा था कि भारत के पास एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका को, प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अपने साथ आतंकवाद की इस लड़ाई में पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूती से खड़ा पाए, क्योंकि पहले अमेरिका की एक मजबूरी ये होती थी कि उसकी खुद की फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में तैनात थी और धीरे धीरे वो घटती जा रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर हैं। तो जो अमेरिका की निर्भरता थी पाकिस्तान के ऊपर अपनी फोर्सेस को लेकर, जो उनको सामान पहुंचाना है, जो उनको सुविधाएं मिलनी है, जो सुरक्षा मिलनी है, जो मदद मिलनी है, जो इंटेलिजेंस मिलना है थोड़ा बहुत उसको लेकर, तो इतना पैसा जो खर्च होता था टेररिज्म को रोकने के नाम पर, दरअसल वो इस नाम पर भी होता था कि हमारे लोगों को थोड़ा सेफ रखो, सुरक्षित रखो, या जहां मदद की जरूरत हो वो मदद तुम दे सको। अब वो ऑब्लिगेशन नहीं है, अब वो चिंता नहीं है अमेरिका के पास। तो क्या भारतीय प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये समझा पाएं कि देखिए अब आप हमारे साथ बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ सकते हैं, अब आपका वहां कोई ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए आपको चिंता हो, तो आइए हम मिलकर पाकिस्तान को, अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर एक मजबूत आवाज बनते हैं। और अमेरिका का एक दूसरा बड़ा फायदा इसमें यह है कि जब आप ये करते हैं तो जो पाकिस्तान और तालिबान के पीछे खड़ा हुआ चीन है, आप उसको भी कमजोर करते हैं, जो भारत नहीं बल्कि अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है। तो इस बार प्रधानमंत्री बहुत पुरजोर तरीके से जो बाइडेन के साथ भी जब चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है आतंकवाद का मुद्दा उठेगा ही उठेगा। ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों भारत के पुराने दोस्त हैं, बेहतर दोस्त हैं। प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन के साथ प्रधानमंत्री के बेहतर रिश्ते रहे हैं, अच्छी दोस्ती है। जब ऑकस में भी ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा था तो प्रधानमंत्री मॉरिसन ने फ़ोन करके पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था कि हम ये करने जा रहे हैं। तो इस तरीके के उनके रिश्ते रहे हैं। और जापान में हालांकि प्रधानमंत्री अब शिंजो आबे नहीं है, बदल चुके हैं, लेकिन जापान भारत का पुराना दोस्त रहा है और जब वो ऑकस में नहीं है तो वो उसी दुविधा से गुजरता है जैसा भारत गुजर रहा है। तो चीन को लेकर उसकी अपनी परेशानियां और चिंताएं। तो भारतीय प्रधानमंत्री मुझे लगता है हल्की फुल्की चर्चा यहां तो करेंगे ही, लेकिन जो बाइडेन के साथ और UNGA में पुरजोर तरीके से आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। राजीव नयन जी, ये बताइए, यहां पे इस बात पे बड़ी राजनीति हो रही है कि क्वाड में हमें हिस्सा बनाया, ऑकस में नहीं, क्यों? भारत को बाहर क्यों कर दिया? नहीं, बाहर क्यों कहा क्या, इसको दूसरी उस तरह से नहीं देखना चाहिए। देखिए, क्वाड प्लस की तो हम बात बहुत दिनों से कर रहे थे और उसमें उसने एक और देश को जोड़ दिया, यूनाइटेड किंगडम को, यही उसने किया है। और वह भी बड़ा ही ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट है। ठीक है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, नॉट इवन एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी की स्थिति है उसमें योगदान करेगी। तो देखिए, सब देश मिल के काम कर रहे हैं और हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है कि जब अगर सबमरीन की जिसकी टेक्नोलॉजी की बार बार बात हो रही है और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की, हमारे पास अरिहंत है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, लेकिन कहीं रिफाइनमेंट की बात आएगी तो अमेरिका ने अभी तक कनाडा जैसे देश को और नहीं जाने दिया था टेक्नोलॉजी को। उसने फ्रांस को भी रोक रखा था, यूके को भी रोक रखा था। अब देखिए द्वार खुल गया है, तो हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। एक नए युग की शुरुआत हो गई है और इस युग की शुरुआत से हमें फायदा ही होगा। और देखिए, यूके जैसा देश, फ्रांस ने पहले भी थोड़ा भी नाराज है क्योंकि उसका एक कॉमर्शियल डील जो 12 सबमरीन का, डीजल सबमरीन का उसने कर रखा था ऑस्ट्रेलिया से, उस पर नुकसान हुआ है। तो एक बड़ा अलग ढंग की वो लड़ाई है, उसमें हम क्यों पड़ने जाए। अब कुछ देश जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं क्वाड प्लस में, जो हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, एक फ्रांस अभी थोड़ा नाराजगी के बाद आ सकता है, वो आएगा, जर्मनी आएगा जो कि आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र, तकनीकी रूप से संपन्न है। तो हमारी तो पूरी जो इस सब यहाँ पर जो गतिविधियां चल रही है, जो चीन कभी आक्रामक नीति अपनाए हुए उस क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र में भी, लद्दाख में भी, तो उनके ऊपर एक कड़ा संदेश मिल रहा है। तो हमें यह नहीं महसूस करना चाहिए कि हम बाहर है, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री से मानना चाहिए कि जो हम लोग इफर्ट क्वाड के थ्रू कर रहे हैं उसमें और देश भी, जैसे एम वही है, अगर आप उनका भी स्टेटमेंट देखेंगे और हम अपना देखेंगे क्वाड का, तो पाएंगे कि शायद ही कोई अंतर है।
ठीक है, आने दीजिए। कल हम जैसे हमारे साथ बायलैटरल रिलेशन यूके का भी है, हम उसमें हम भी सहयोग जैसा चाहेंगे हम अपने अनुसार करेंगे। हम अपनी क्षमता के साथ किसी के साथ समझौता करेंगे तो हमें उसमें फायदा ज्यादा होगा। कभी कभी मल्टीलैटरलिज्म में आपको नुकसान भी होता है, फायदे तो बहुत होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो एक ठीक है, हम अपना आकलन करेंगे। इस आकलन के लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसमें हमें बहुत ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और भारत के लिए आने वाले समय में काफी फायदा पहुंचाने जा रहा है। आकांक्षा अरोड़ा जी, एक वक्त था जब भारत नॉन अलाइन मूवमेंट में विश्वास रखता था कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अब क्या अलाइनमेंट सबके एकदम साफ हो चुके हैं कि भारत और दुनिया के ज्यादातर देश एक तरफ हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान और चाइना, और अगर उसमें अफगानिस्तान भी आप जोड़ दें, बस वही 3 साथ में दिखते हैं। आप उसमें रशिया भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि रशिया और चाइना का यही वो इस अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के प्रो हैं। तो आई वुड से कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक साइड है जो इस अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी सारी कंट्रीज एक साइड है। और ऐसे में बहुत जरूरी है इंडिया को लीडरशिप दिखाना। जैसे आज टर्की ने एक स्पीच दी UNGA में और उन्होंने कहा कि कश्मीर का इशू रेज किया। मतलब टर्की को कहां से कश्मीर का इशू रेज करने की हिम्मत आई? क्योंकि वो सारे अब पाकिस्तान के अलाइन हो रहे हैं और कह रहे इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, जो एक मुद्दा प्राइम मिनिस्टर मोदी रेज करें, वो है कि इंडिया सपोर्ट करता है वुमेन राइट्स, इंडिया सपोर्ट करता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में हो, पर इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो हमारा रीजन ना डिस्टेबलाइज करे, हमारी कंट्री ना डिस्टेबलाइज करे। तो ये मुद्दा बहुत जरूरी है रेस करना। बिल्कुल, क्योंकि आपने टर्की की बात की, घंटों के अंदर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने साइप्रस का मुद्दा उठा दिया, और क्योंकि साइप्रस कहता है कि टर्की ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, उन्होंने फौरन अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करके कहा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए। सुशांत भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। हाँ सुशांत। पद्मजा, मैं बस आकांक्षा जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि वो UN से भी जुड़ी हुई हैं, कि इस बार भारत हालांकि पहले भी प्रयास कर चुका है और उसको सहयोग पहले भी मिला है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है, और कल भी जब हमारी बात हुई थी विदेश सचिव से तो उन्होंने भी कहा था कि भारत ये मुद्दा रखेगा कि यूनाइटेड नेशंस में बदलाव होने चाहिए और भारत को भी और कुछ और मुल्कों को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि इस बार भारत की ये दावेदारी पहले से कुछ अलग या कुछ बेहतर हो सकती है? इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है UN में रिफॉर्म्स लाना, ना कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग बॉडीज में सिक्योरिटी काउंसिल, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे हर एक $1 का UN में सिर्फ 30 सेंट्स कॉज की तरफ जाता है, 70 सेंट्स ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाता है। और ऐसे में इंडिया बहुत डोनेट करता है UN को कि हम चाहते हैं कि हमारा सारा पैसा काम की तरफ जाए, ना कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ। तो इंडिया उन रिफॉर्म्स में भी बहुत लीडरशिप ले रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की, तो ये बात है कि इंडिया के पास पावर है, सॉफ्ट पावर, एक्चुअल पावर भी है, पर लीडरशिप पोजीशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेने के लिए डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ेगा कि हम लीडर है। जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, US, UK डील में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर क्वेश्चन ये है कि अगर हम इंटरफेयर ना करें तो हम अपने आप को ग्लोबल इश्यूज में लेके नहीं आ रहे हैं। ये बात सही है कि हमारे फेवर में है एक ही लाइक ऑस्ट्रेलिया, US, UK डील, पर जो इश्यूज में फेवर पे भी नहीं है, पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज है, उसमें इंडिया को इन्वॉल्व होना है। तो मेरे ख्याल से अभी इंडिया रेडी नहीं है वो परमानेंट सीट लेने के लिए, पर उनके पास पूरे अगले 2-3 साल है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि वो सिर्फ अपना हित नहीं देखते, पूरी दुनिया का हित देखते हैं। और वैक्सीन में सबसे बड़ी बात है, वैक्सीन में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम सिर्फ अपनी कंट्री को नहीं दे रहे, हम आगे भी देना चाहते हैं। और ह्यूमन राइट्स में भी हमें वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, विमेन राइट्स में डेमोन्स्ट्रेट करना है। जी राजीव नैन जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस बात को? नहीं, देखिए, अभी सबसे पहले तो मैंने केवल अपने विचार को ऑस्ट्रेलिया, UK और US तक सीमित रखा है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारत को कहीं इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत है करे, हमें अपनी क्षमता का भी अंदाज लगाना चाहिए। 1-2 बातें जो अभी उठ के आई है उस पर मैं थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया चीन और पाकिस्तान के साथ नहीं गया है, वो अभी भी हमारे साथ कार्य कर रहा है और काफी कुछ
हमारे साथ उसने अभी 2+2 जो बात हम अमेरिका के साथ करते हैं वह रशिया के साथ भी की। एक हमने बड़ी ही अलग ढंग की कूटनीति का उपयोग किया है पिछले कई वर्षों में। हम किसी के साथ अलाइन नहीं है तो हम किसी के साथ हॉस्टाइल भी नहीं है। हम यहाँ तक कि चीन के साथ भी नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ भी, हम उनके कुरीतियों के चलते, उनके गतिविधियों के चलते हम उनका विरोध करते हैं। तो इसलिए हम रूस के साथ मेरा बड़ा अच्छा हम लोग का संबंध है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात आई हमारी यूनाइटेड नेशंस में जो अभी सवाल उठे थे कि क्या होगा इस पर, क्या अलग होगा। देखिए, हमें दबाव बनाए रखता है। कई सालों से हमने इस बात को उठाया था कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो वहाँ का पावर स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, अभी भी जस्ट कोल्ड वॉर जब शुरुआत हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का है और उसमें जबरदस्त बदलाव आना चाहिए। पूरी की पूरी संरचना, विश्व व्यवस्था ढह गई है और उस ढही हुई विश्व व्यवस्था को लेकर वैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अगर चलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून को चलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय नीति को चलाएंगे, तो यह नीति काफी क्राइसिस जो अभी आ रही है उसको समाधान करने में सहयोग नहीं देगी। जी, तो बिल्कुल भारत की ये बात रही है कि हम एक उभरते हुए राष्ट्र नहीं है। So there, Madhav, you saw Mr. Jaishankar again sidestepping those questions, even about largely benign topic like the Prime Minister's meetings with the global CEOs, not wanting to comment, understandable, just entering those meetings which have just begun, and some of them are actually the meetings in which he may not. जी, तो ये टाइम्स नाउ के संवाददाता निकुंज गर्ग थे। वहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच रहे थे, पर जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं बोला उन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले। अभी एक स्टेटमेंट ज्यादातर ये होता है। सुशांत, अगर आप हमें दर्शकों को बताएंगे कि ज्यादातर इन मीटिंग्स के बाद किसी तरीके का रीड आउट दिया जाता है जहां पर क्या निकल करके आया ऐसी मीटिंग्स में, ये पता चले सबको। बिल्कुल, अभी इस बात की पूरी संभावना है कि हमें ये बताया जाएगा कि इन मीटिंग्स में क्या निकला है और वो हम दर्शकों के सामने रखेंगे। इस बार के प्रधानमंत्री के दौरे में 2 ऐसी जगह होंगी जहां पर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। एक, प्रधानमंत्री जब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे उसके बाद भी एक छोटा सा मीडिया ब्रीफिंग रखा गया है कि क्या बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में, और फिर जब प्रधानमंत्री जो बाइडेन से मिलेंगे तब भी एक छोटा सा मीडिया ब्रीफिंग रखा गया है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष संभव है कि सामने आएँ और बताएं कि क्या चर्चाएं हुई हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बाहर आए थे और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था। तो इसी तरीके से इस बार भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बाइडेन बाहर आ सकते हैं और उसके बाद फिर एक छोटा सा सेशन मीडिया के साथ हो सकता है। जी, तो किस तरीके की डील्स हुई, कोई इन्वेस्टमेंट आया है, इस सब की जानकारी उम्मीद है कि कुछ ही देर में जब ये मीटिंग खत्म होती है, करीब भारतीय समय की वजह के हिसाब से 7:15 बजे ये मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ है। एक एक करके जो 5 बड़े सीईओ हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सुशांत लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। राजीव नयन जी, आकांक्षा अरोड़ा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसी ट्रिप जो उस वक्त पर आ रही है जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत पूरे विश्व पटल पर अपनी स्थिति और भी मजबूत हर साल कर रहा है। सारी दुनिया की नजरें, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वक्त भारत पर है। जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।